नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी सा एजुकेशन पर। तो अब तक अपने परावर्तन से ध्रुवण पढ़ लिया था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था जो चीज़ थी बूस्टर का नियम। ठीक है, उसी पे सवाल बनते हैं। और अब अपन आगे पढ़ेंगे मेलस का नियम, जो कि किस में होता है, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। मैंने अपवर्तन द्वारा ध्रुवण एक टॉपिक और है, उसको भी रोक दिया है, पहले इसको कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपवर्तन और स्कैटरिंग है, यानी कि मतलब उसका जो टॉपिक रहे उनको पर लास्ट में थोड़ा समझ लेंगे। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज़ें न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं। ठीक है, मोस्टली तो अपन इसको समझते हैं, द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। अब देखिए, ये जो थ्योरी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ मैं बताऊँ उसमें ज़्यादा फोकस करना है। दूसरे पे नॉर्मली चीज़ पता रखो कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, क्या होता है कि भाई अध्रुवित प्रकाश को टूरमेनिल क्रिस्टल पर डालने पर क्या होता है भाई, एक होता है टूरमेनिल क्रिस्टल, मैंने बताया था टूरमेनिल क्रिस्टल, मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था। ठीक है, तो उस पर डालोगे ना तो वो क्या होगा, जब भी कोई किरण डालोगे अध्रुवित प्रकाश की, वो दो समतल ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दो समतल ध्रुवित किरणों में विभाजित हो जाएगा। तो उसमें से टूरमेनिल क्रिस्टल क्या करेगा, एक को तो अवशोषित कर लेता है, एक को करता है अवशोषित, जबकि दूसरी किरण को बिना अवशोषित हुए बाहर निकल जाती है। मतलब ये कोई क्रिस्टल है, मान लिया प्रकाश की किरण आई, दो पार्ट में बढ़ गई, तो एक तो क्या हो जाएगी, इसी के अंदर अवशोषित हो जाएगी, दूसरी बाहर निकल जाएगी, पारगमित हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, प्रकाशिक अक्ष के लंबवत वाली किरण तो अवशोषित होती है, प्रकाशिक अक्ष के लंबवत कंपन वाली किरण अवशोषित होती है, जबकि प्रकाशिक अक्ष के समांतर वाली बाहर निकल जाती है। ठीक है, प्रकाशिक अक्ष के लंबवत वाली किरण अवशोषित, जबकि समांतर वाली बाहर हो रही है। प्रकाशिक अक्ष की दिशा कौन सी होगी, जो विद्युत सदिश की दिशा वो होगी, समझ गए। तो प्रकाशिक अक्ष के लंबवत वाली किरण अवशोषित हो जाती है, जबकि समांतर वाली बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब देखो, इस प्रकार निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन टूरमेनिल क्रिस्टल पर कोई अध्रुवित प्रकाश डालते हैं तो देखो निर्गत प्रकाश कैसा मिलता है, समतल ध्रुवित। ये लाइन मैंने आपको पहले ही लिखवा दी थी स्टार्टिंग में। ठीक है, इस क्रिस्टल की इस क्रिया या घटना को बोलते हैं द्विवर्णता। क्या बोलते हैं, द्विवर्णता कहते हैं। और जो अपना आगे पढ़ेंगे अपन पोलराइड, इस द्विवर्णता के सिद्धांत से बनता है पोलराइड, और इस पोलराइड के बेस पर मेलस ने नियम दिया है। बस ये सिंपल सी बात है कि जो पोलराइड है वो द्विवर्णता के सिद्धांत पर काम करता है, और इस पोलराइड से संबंधित मेलस ने एक नियम दिया, उसी के ऊपर सवाल बनते हैं। तो पोलराइड की रचना इसी सिद्धांत पर आधारित है। पोलराइड की रचना इसी सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो एक बात और, इससे प्राप्त समतल ध्रुवित प्रकाश का रंग पीला हरा होता है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश होगा उसका रंग कैसा होगा, पीला या हरा, पीला हरा होता है। ठीक है, पीला हरा, इससे प्राप्त समतल ध्रुवित प्रकाश का रंग पीला हरा मिक्सअप। ठीक है, तो ये चीज़ होगी मतलब। ठीक है, मोस्टली अपना फोकस रहेगा किस पे, पोलराइड, और इससे संबंधित जो मेलस ने नियम दिया वो। और पोलराइड किस सिद्धांत पर आधारित है, तो द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। पोलराइड द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित है, और इस पोलराइड से संबंधित एक नियम दिया, किसने दिया, मेलस ने, और सवाल उसी पे आते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, तो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कौन आधारित है, पोलराइड। तो जो पोलराइड क्या है, पोलराइड समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती विधि है। पोलराइड क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती सी विधि है, व्यापारिक विधि भी है। ठीक है, इसी विधि का मार्केट में उपयोग भी किया जाता है। अब पोलराइड का निर्माण कैसा होता है, निर्माण के करने की दो विधि है, पहली विधि और दूसरी विधि। ठीक है, पहली विधि में क्या करते हैं कि ये बड़े आकार की कोई फिल्म लेते हैं, जो कि दो कांच की प्लेटों के मध्य रखी जाती है। बड़े आकार की फिल्म मतलब ये कोई फिल्म अपन ने बना ली, ठीक है, इसको कांच की दो प्लेटों के मध्य रख दिया, कांच की दो प्लेटों के मध्य रख दिया। ठीक है, अब ये फिल्म किस चीज़ की बनी होती है, इसे कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज से बनाया जाता है। इस फिल्म को कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट के अति सूक्ष्म क्रिस्टल नाइट्रोसेलुलोज से बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी विधि क्या होती है, दूसरी विधि में अपन क्या करते हैं, पॉलीविनाइल एल्कोहल के अणुओं को आयोडीन की सहायता से एक शीट के रूप में जमाया जाता है। दूसरी विधि में क्या करते हैं कि भाई पॉलीविनाइल एल्कोहल के अणुओं को आयोडीन की सहायता से एक शीट के रूप में जमाया जाता है। इससे जो बनता है पोलराइड, उससे बोलते हैं पोलराइड एच। मतलब इस प्रकार से जो बना हुआ पोलराइड है उसको पोलराइड एच बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके द्वारा जो अपने को समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है वो 99.99%, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। ये बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है, ये वाला समझ गए।
99.99% समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, ये देख लेना। अब चलिए बात करते हैं मेन इसकी कार्यविधि पर। अब देखो कार्यविधि क्या होती है, मतलब ये होता है कि भाई एक होता है ध्रुवक, एक होता है विश्लेषक। चलिए पढ़ते हैं। देखो, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड पर गिरता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड पर गिरता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, तथा इस समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित की आधी रह जाती है। ये बात ध्यान रखना, खोपड़ी में बिठा लेना कि यदि अध्रुवित की तीव्रता यदि आई, भाई कुछ भी हो, आई है, मतलब जैसे कि इंसिडेंट जो यहाँ से मिलेगा अपने को यहाँ पे प्रकाश, वो हो जाएगा I/2 यानी कि आधा। ठीक है, जो आपतित प्रकाश है I इंसिडेंट, आपतित प्रकाश का आधा, तो तीव्रता आधी हो जाती है। ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पोलराइड पर गिरता है तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तथा इस समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित की आधी रह जाती है। कारण मैंने बताया था कि जब किरण गिरती है तो वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक को अवशोषित कर लिया जाता है और दूसरे को पारगमित। तो भाई दो पार्ट में बढ़ गई तो क्या होगी, जो उसकी तीव्रता होगी वो भी तो दो पार्ट में बढ़ गई। ठीक है, तो यानी कि अपने को आधी तीव्रता ही मिलती है। ठीक है, तथा इस समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता अध्रुवित की आधी रह जाती है। ठीक है, अब प्रकाश की ध्रुवणता का पता लगाने के लिए एक और पोलराइड का उपयोग किया जाता है जिसे विश्लेषक कहते हैं, तथा पहले वाले पोलराइड को ध्रुवक कहते हैं। अब देखो, आप कहोगे सर अब क्या लगाना पता, अब तो ये पहले से अपने को मिल गया ना कि भाई जैसे ही गिरेगा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या पता लगाना कि वो तो पहले से पता, आप देखो भाई प्रकाश क्या समतल ध्रुवित है। तो देखो ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैंने क्या लिखा है, किसी पोलराइड, मतलब ये पोलराइड किससे बना हुआ है, कौन सी विधि से बना हुआ अपने को नहीं पता। ये पोलराइड है, पोलराइड कितना इफेक्टिव है, जैसे कि अपने वो H पोलराइड लास्ट वाला पढ़ा, उसमें वो 99.99% वो क्या करता है, समतल ध्रुवित प्रकाश देता है 99.99%। अब कोई ऐसा पोलराइड भी हो सकता है जो मतलब बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा हो, कोई पोलराइड ऐसा हो सकता है जिसकी एफिशिएंसी 50% हो सकती है, तो वो क्या करेगा, वो आंशिक ध्रुवित मतलब देगा, ऐसे होगा ना। मतलब ठीक है, कोई भी पोलराइड ऐसा नहीं होगा कि मतलब 100% मतलब वो एग्जैक्ट ही होगा। तो उसका पता लगाने के भाई इस पोलराइड ने कितना ध्रुवण किया है, कितना ध्रुवण किया कि मतलब पूरी तरीके से मतलब उसको समतल ध्रुवित कर दिया या फिर आंशिक किया है या फिर कुछ किया ही नहीं है। समझ गए, अपन नॉर्मली मान के चलते कि भाई हाँ कि जब प्रकाश गिरेगा तो अपने को समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कितनी है। अगर एफिशिएंसी 100% है तो वो 100% समतल ध्रुवित है, अगर 50% है तो वो आंशिक है, और 0 है मतलब कुछ काम ही नहीं करने वाला, तो फिर है ही नहीं वो तो। ठीक है, नाम का है पोलराइड। तो उन चीज़ों को चेक करने के लिए काम लेते हैं विश्लेषक। क्या करते हैं विश्लेषक, वो भी क्या है, पोलराइड ही होता है, मतलब दो पोलराइड। पहले वाले को बोलेंगे ध्रुवक, जो क्या करेगा, बदलेगा, और ये विश्लेषक चेक करेगा कि हाँ रियल में इसने बदला ही नहीं बदला। समझ गए, रियल में इसने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित में बदला है या नहीं बदला, ये चेक कौन करेगा, विश्लेषक। समझ गए, तो पहला हो गया ध्रुवक, दूसरा हो गया विश्लेषक। चलिए अब देखो, जब दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो पहले पोलराइड द्वारा पारगमित प्रकाश दूसरे पोलराइड से भी पारगमित होता है। यानी कि यहाँ से जो अध्रुवित प्रकाश डालोगे तो आपको मिलेगा ध्रुवित प्रकाश, तो प्रकाश पारगमित हुआ, तो वो का वो प्रकाश ध्रुवित प्रकाश ऐसे कैसे बिना कोई चेंज हुए इससे भी पारगमित हो जाएगा। तो प्रकाश बिना कोई चेंज हुए इस विश्लेषक से भी पारगमित हो जाएगा। तथा पारगमित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, इसको बोलते हैं समांतर व्यवस्था, इसको बोलते हैं समांतर व्यवस्था। देखो कहने का मतलब ये है, ये जो है ना, ये जो है वो मतलब ऐसे नहीं रखे, ऐसे रखे हुए, ऐसे बोर्ड पे मैं ऐसे तो बना नहीं सकता, ये ऐसे रखा हुआ, ये भी ऐसे रखा हुआ, ये होती है इनकी अक्ष, इनको बोलते हैं पोलराइड की अक्ष, पोलराइड की अक्ष। तो अब देखो, आप देखोगे तो ये भी ऐसे रखा हुआ, ये भी ऐसे रखा हुआ, तो इनकी अक्ष कहीं बीच में है। ठीक है, तो इन दोनों की अक्ष क्या समांतर है, इन दोनों की अक्ष क्या है, समांतर है। ये देखो, इन दोनों की अक्ष ये ऐसे रखे हुए, ठीक है, ऐसे, तो इन दोनों की जो अक्ष आ रही है इनके बीच में वो क्या है, समांतर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समांतर व्यवस्था। और समांतर व्यवस्था में यह जो अपने को मिलता है प्रकाश, उसकी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम। यहाँ जो प्रकाश मिलेगा ना, इसकी तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। ठीक है, मतलब यहाँ जो मिलेगा प्रकाश, जैसे कि अध्रुवित प्रकाश है, उसकी तीव्रता कुछ भी x है, तो यहाँ पे अपने को ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, उसकी तीव्रता हो जाएगी x/2। ठीक है, यहाँ पे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ ये सिर्फ क्या करेगा, विश्लेषक का काम करेगा। मतलब यहाँ से जो तीव्रता गिरेगी, जो प्रकाश गिरेगा, वो ऐसे कैसे यहाँ से बाहर निकल जाएगा,
यहाँ से विश्लेषक से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मतलब विश्लेषक इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा। और इसको बोलते हैं समांतर व्यवस्था, इस व्यवस्था को बोलते हैं समांतर व्यवस्था, ठीक है। चलिए अब देखो पहले क्या था, ये ध्रुवक और विश्लेषक दोनों ऐसे थे। कैसे थे? ऐसे आमने सामने, मतलब एक दोनों ऐसे रखो, ठीक है। मतलब आमने सामने मतलब ऐसे, मतलब ऐसे कर लो, ठीक है। अब मतलब मैंने क्या कर दिया, एक को मतलब 90 डिग्री घुमा दिया, एक को मतलब ऐसे 90 डिग्री घुमा दिया, तो एक की एक्स ये होगी, दूसरे की एक्स ये होगी, यानी कि दोनों के बीच कोण कितना हो गया 90, दोनों के बीच कोण कितना हो गया 90। अब देखो ऐसे था, उसको मतलब पहले वो ऐसे रखा था, उसको ऐसे किया, ठीक है। लेकिन अब ऐसे तो बना नहीं सकता मैं, ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। तो कुल मिला के मतलब इसकी अक्ष, ये समझ लो, कहने का मतलब ये होगा इस ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष के मध्य कोण कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये उनकी अक्ष होती है, ये अक्ष। तो ध्रुवक और विश्लेषक की अक्ष के मध्य कोण कितना हो गया 90 हो गया। पहले कितना था कोण 0, ये भी ऐसे था, ये भी ऐसे था, समांतर, तो कोण 0। तो देखो इस स्थिति में क्या होगा, विश्लेषक से जो प्रकाश निकलेगा उसकी तीव्रता शून्य होगी। यहाँ से तो घटना होगी वो होगी, इसमें तो कुछ बदलाव नहीं करे, इसमें कुछ बदलाव, हमेशा अपन घुमाएंगे किसको, विश्लेषक को घुमाएंगे, किसको, विश्लेषक को, इसको ध्रुवक को ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो अब यदि विश्लेषक को 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो विश्लेषक से कोई प्रकाश पारगमित नहीं होता, यानी कि इससे कोई प्रकाश निकलता ही नहीं है, इससे कोई प्रकाश निकलता ही नहीं है, अर्थात तीव्रता शून्य। अर्थात क्या तीव्रता, यहाँ पे तीव्रता क्या मिल जाती है, शून्य मिल जाती है। इसे क्रॉसिंग व्यवस्था या लंबवत व्यवस्था कहते हैं, इसे क्रॉसिंग व्यवस्था या लंबवत व्यवस्था कहते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ तो मतलब एग्जाम में मतलब पूछा जाएगा कि भाई लंबवत व्यवस्था है तो बताओ, ठीक है, समांतर व्यवस्था है तो बताओ। समांतर में थीटा 0, लंबवत या क्रॉसिंग थीटा 90। चलिए अब देखो मेलस का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं पहले बताता हूँ, इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 3। उन मिनिमम 2 में से मिनिमम एक क्वेश्चंस या तो बूस्टर के नियम से आएगा या मेलस के नियम से, 100% श्योर है। और अगर एग्जामिनर चाहा तो एक बूस्टर के नियम से दे सकता है, एक मेलस के नियम से, बची चैप्टर खत्म, समझ गए ना। तो इसीलिए इस चैप्टर में ये मेलस का नियम और बूस्टर का नियम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और दोनों ही बहुत सिंपल भी है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा बूस्टर और मेलस में से, हो सकता है 2 भी आ सकते हैं, और 3 दे तो 3 भी दे सकता है, वो तो फिर उनकी इच्छा है। बाकी मिनिमम एक पक्का आएगा मेलस या बूस्टर में से, किसी भी एक में से, ठीक है। तो और ये मेलस का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, मतलब इवन जब आप जैसे कि बीएससी जो लोग देख रहे होंगे, बीएससी वाले, तो उन्होंने भी पढ़ा होगा मेलस का नियम। और जब अपन इंजीनियरिंग करते हैं तब भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फिजिक्स होती है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ईयर में, हाँ फर्स्ट सेम सेकेंड सेमेस्टर में लगभग फिजिक्स होती है, उसमें भी ये मेलस का नियम आता है। तो मेलस का नियम आपको और जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं मेलस का नियम क्या कहता है। तो देखो अपन ने क्या किया था कि भाई एक तो समांतर किया था इनको, ध्रुवक और विश्लेषक को समांतर किया था, तो प्रकाश की तीव्रता क्या प्राप्त हुई थी, मैक्सिमम। प्रकाश जो बाहर निकलता था आउटपुट में वो मैक्सिमम, जब 90 पे किया घुमाया तब जो मिल रहा था प्रकाश वो एक्चुअली क्या हो रहा था, मतलब 0 मिल रहा था। जैसे अपन 90 किया तो 0 मिल रहा था। तो उसी को मेलस ने नियम के रूप में दे दिया। मेलस ने क्या कहा, इस नियम के अनुसार जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक एवं विश्लेषक दोनों से पारगमित होता है, जब अध्रुवित प्रकाश कौन सा, आई अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित, इसको ध्यान से देखना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें बच्चों को एक जगह होता है कन्फ्यूजन, ये I0 बराबर II/2, ठीक है। तो सब कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएगी। जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुवक एवं विश्लेषक दोनों से पारगमित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, यानी कि अध्रुवित प्रकाश ये है, दोनों से पारगमित हुआ तो निर्गत प्रकाश कौन सा हुआ, ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के अक्षों के बीच के कोण, उनसी अक्ष कौन सी होती है, ये लाल रंग की अक्षों के बीच के कोण के कोज्या यानी कि कोसाइन के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि तीव्रता कॉस स्क्वायर के समानुपाती होती है। ये है ध्रुवक की अक्ष, ये है विश्लेषक की अक्ष। अब क्या किया मैंने कि भाई मैंने माना कि भाई ये ध्रुवक और विश्लेषक के बीच कोण कितना है, थीटा, यानी कि भाई एक है ध्रुवक एक विश्लेषक, अभी तो क्या समांतर है तो दोनों की अक्ष के बीच में एंगल 0। जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया तो कुछ ना कुछ एंगल बन जाता है। यहाँ देखो, यहाँ कुछ ना कुछ, ये हो गया 90, ये कुछ ना कुछ एंगल बन गया, ये हो गया समांतर एंगल 0, समझ गए। ये एंगल 0,
ये ऐसे घुमा तो कुछ ना कुछ एंगल आ गया, फिर कुछ आ गया, ये एंगल 90 हो गया, तो 90 पे तीव्रता 0, तो इसी को मेलस ने नियम के रूप में दिया। तो ये आई, ये वाला आई, ठीक है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई समानुपाती cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, आई बराबर हो जाएगा आई नॉट cos स्क्वायर थीटा। और आई नॉट क्या है, ये वाला कौन सा, जब अध्रुवित प्रकाश ध्रुव पे गिरता है तो वो प्रकाश ध्रुवित हो जाता है, तो आई नॉट है ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। और वो कौन सी है, मतलब उसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, या फिर निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आई नॉट। अब देखो ये ध्रुवक, ये विश्लेषक, थीटा क्या हुआ, इन दोनों के बीच के अक्ष का कोण, ठीक है, सॉरी इन दोनों के बीच जो अक्ष है उनके बीच का कोण, ठीक है। अब आई क्या होगा, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक के निर्गत, कहाँ से निर्गत, विश्लेषक से निर्गत, ठीक है। एग्जाम में इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज में आपको घुमा सकते हैं, तो लैंग्वेज सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, समझ गए, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस सूत्र में कुछ नहीं है, सूत्र कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, हर कोई कर ले। बच्चे क्या सोचते हैं, मैंने आई इक्वल टू आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, मेलस का नियम खत्म हो गया, नहीं, इस फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या है, वहाँ बच्चों को पूरी तरीके से घुमाया जा सकता है अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। तो देखो आई क्या होगा, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इस पूरे से निर्गत प्रकाश आई, और ये कहाँ से, विश्लेषक से भी निर्गत। आई क्या है, आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। और आई नॉट क्या है, ये ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, यानी कि यहाँ से अध्रुवित गिरेगा तो यहाँ आएगा ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि निर्गत प्रकाश कौन सा है, ये। अब देखो जब ये cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा तो आई बराबर क्या होगा, आई नॉट, यानी कि जो निर्गत प्रकाश आई नॉट है इसका अधिकतम मान कितना हो सकता है, सॉरी निर्गत प्रकाश जो आई है उसका अधिकतम मान आई नॉट के बराबर हो सकता है, समझ गए। मिनिमम तो 0 होगा, लेकिन अधिकतम आई बराबर आई नॉट के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से अपन इसको आई नॉट को निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। इस फॉर्मूले को देखोगे तो आई क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता को शो करता है, आई नॉट इसको शो करता है, और cos इसको थीटा। लेकिन जब cos इसको थीटा का मान 1 होता है तो ये आई मैक्सिमम होता है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता मैक्सिमम होती है, और किसके बराबर होती है, आई नॉट के बराबर। यानी कि ये प्रकाश ऐसे कैसे गुजर जाएगा, ऐसे कैसे गुजर जाएगा, वो गुजरेगा कब, जब समांतर होंगे, यानी थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 पे ये मान 1, तो ऐसे कैसे गुजर जाएगा। यहाँ थीटा बराबर 90 रखोगे तो एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो प्रकाश की तीव्रता 0, जो अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक, उसी को मेलस ने एक नियम के रूप में दे दिया, समझ गए। ये है मेलस का नियम, और न्यूमेरिकल इसी पे आएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं इससे संबंधित चीज़ें। अब देखो, अब होता है आई बराबर कितना होता है, आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, ये थीटा बराबर 0, यानी कि समांतर अवस्था है, दोनों के एक दूसरे के समांतर, तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आई नॉट। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान होता है 1, ये थीटा 90, यानी कि ऐसे हो गया, तो ये कैसी होगी, लंबवत व्यवस्था। तो लंबवत में cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो ये कितना हो जाएगा, आई मिनिमम 0, ठीक है, आई मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ के, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, जब अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है तो तीव्रता आधी हो जाती है, यानी कि ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवित का है, तो आई नॉट बराबर आई अपॉन 2, यानी कि इनपुट अपॉन 2। तो यहाँ पर आप आई नॉट की जगह आई अपॉन 2 लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा, समझ गए। तो एग्जाम में सवाल ध्यान से पढ़ना, दिया हुआ क्या है, अगर आई दिया हुआ है तो आई बाय 2 करके cos स्क्वायर थीटा निकालोगे, फिर आपको आंसर वो बिना डिवाइड किए भी आंसर मिलेगा, और आप वो टिक करके आ जाओगे, हाँ मेरे आंसर सही आ जाएगा, रियल में वो गलत होगा, माइनस मार्किंग मिलेगी, समझ गए। हाँ ध्यान रखना। एक होता है ध्रुवण की प्रतिशत मात्रा। देखो आप कहोगे सर आई मैक्सिमम तो हमेशा आई नॉट होता है, आई मिनिमम 0, तो ये तो हमेशा 100%। तो देखो ये अपन एक, मैंने कहा ना कि हर एक जो पोलराइड होता है वो 100% मतलब ध्रुवण नहीं करता, कोई 99% करता है कोई, ये एक आइडियल कंडीशन है, ठीक है। बाकी कोई कभी आपको सवाल में दे दे कि भाई एक पोलराइड ऐसा है जिसमें मतलब जो आउटपुट प्रकाश है उसकी अधिकतम तीव्रता इतनी मिलती है और न्यूनतम इतनी मिलती है, तो बताओ उसने कितने प्रतिशत ध्रुवण किया। तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इंटू 100, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो जब परसेंटेज निकालोगे तो परसेंटेज क्या आएगा, हमेशा इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी, तो तभी 100 से गुणा करोगे तो मान 100 या तो 100 आएगा या 100 से छोटा आएगा, कम आएगा। तो हमेशा ऊपर क्या होगा, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, ऊपर क्या होगा, हमेशा माइनस होगा, समझ के ऊपर घटेगा और नीचे जुड़ेगा,
तभी तो ये वैल्यू 1 से डाउन आएगी, और फिर गुणा करोगे 100 से, तो ये 100 से डाउन या 100 के पास या 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। अब करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब देखो ये चीज़ समझ गए ना, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी है, बस ये है। ठीक है, बिना समझे कोई आपको बता देगा ये है मेलस का नियम, आई बराबर आई नॉट कॉस टू थीटा। बहुत सारे टीचर ऐसे पढ़ा भी देते हैं, कोचिंगों में पढ़ाते हैं, मुझे पता है। जब तक एक एक चीज़ क्लियर नहीं होगी तो फिर लैंग्वेज में क्या दिया होगा बिना पढ़े बस फॉर्मूला लगाओगे, बस एक आई दिया हुआ है, बस दूसरा आई निकालना है, उसकी जगह आई लिख दिया। वो कौन सा आई दिया भाई, इनपुट वाला दिया हुआ है कि फिर वो ध्रुव से निकलने के बाद वाला दिया, वो चीज़ आपको सवाल पढ़ के समझनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, एक प्रकाशीय स्रोत से आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 20 मात्रक है। क्या दिया हुआ है? अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 20 मात्रक, यानी कि क्या दिया हुआ? आई दिया हुआ है, कितना? 20। यदि विश्लेषक व ध्रुवक के मध्य 60 का कोण है, यानी थीटा कितना दिया हुआ है? 60। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करो, यानी कि आई अपने को ज्ञात करना है। तो आई क्या होता है? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आई, अभी आई नॉट क्या होता है रियल में? आई अपॉन 2, आई अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मान रखो आई कितना है? 20, 2 कॉस 60 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 20/2 10 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10/4, यानी कि 2.5 मात्रक। 2.5 मात्रक। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2.5। समझ गए? इस तरीके से करना है सवाल को, अच्छे से पढ़ना है, क्या दिया हुआ क्या निकालना है। दो पोलराइड परस्पर क्या है, किस व्यवस्था में? क्रॉसिंग व्यवस्था में, यानी कि मतलब वही लंबवत वाली स्थिति। दो पोलराइड परस्पर क्रॉसिंग व्यवस्था में है। अब उनमें से एक को 30 डिग्री घुमाया जाता है। भाई दो पोलराइड क्रॉसिंग व्यवस्था में उनमें से एक को 30 डिग्री घुमाया जाता है। यदि निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता 16 हो तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करो। तो देखो क्या दिया हुआ है? निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता, यानी कि आई मैक्सिमम क्या होता है? आई नॉट कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। ठीक है, बात खत्म यहाँ पर। अब निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या? तो अपने ऊपर निर्गत प्रकाश की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब मामला किसका रह गया? थीटा का। मामला किसका पूरा थीटा का। पहले कह रहा है कि दो पोलराइड परस्पर किस में थे? ऐसे लंबवत व्यवस्था, इस प्रकार की ऐसे थे। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी एक को 30 डिग्री से घुमाया जाता है, किसी भी एक को 30 डिग्री से घुमाया जाता है। तो अब 30 डिग्री से घुमाओगे तो क्या होगा भाई? या तो इसको ऐसे लाओगे, इस साइड 30 लाओगे, फिर इसको इस साइड 30 लेके जाओगे, तो कोण 90 से घटकर कितना रह जाएगा? 60। ये होगा भाई। इसको या तो इस साइड लेके जाओगे तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये 30, यहाँ से नीचे से 30 घुमाओगे ऐसे, तो ये कोण कितना रह जाएगा? 60 रह जाएगा। ठीक है, या फिर इसको घुमाओगे तो ये ऊपर से 30 घुमाओगे तो कोण 60 रह जाएगा। कुछ ना कुछ थीटा अब क्या आएगा? थीटा एक्चुअली अब क्या आएगा? थीटा बराबर 90 माइनस 30 कितना आएगा? 60। अब कोई सोच रहे हो कि सर इसको ऐसे ही क्यों, इसको ऐसे भी तो घुमा सकते, तो इससे कोण 120 बन सकता था। ठीक है, घुमा दो, बात वही है। क्या होगा वहाँ पर उस स्थिति में? कॉस 120 होगा, कॉस 120 होगा। ठीक है, कॉस 120 मतलब कॉस 90 प्लस 30, मान क्या होगा? साइन 30। ठीक है, मान क्या होगा? साइन 30। और साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। ठीक है, अब देखो, और यहाँ जब आप कॉस लिखोगे 60, कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। बात वही है, लेकिन चूंकि आप ये क्यों मानते हो? क्योंकि अपन ये जो सारा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कहाँ से क्या कर रहे हैं? 0 से 90 एंगल के बीच में ही कर रहे हैं। तो अपन एंगल ऐसा लेंगे जो 0 और 90 के बीच में हो। समझ गए? चलिए, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा? 60। भाई थीटा 60 आ गया, उसके बाद तो खेल ही खत्म है। रह क्या गया है? आई बराबर आई नॉट कितना है? 16। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। 16 बटा कितना हो जाएगा? 4। ये होगा कितना जाएगा? 4। मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। 16/4 यानी कि 4। चलिए, सवाल है वही सवाल पीछे वाला, क्या बदला सिर्फ मैंने? अब मैंने ये कह दिया कि यदि अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 16 हो, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता यानी कि
आई बराबर कितना दिया हुआ 16, तो आई नोट कितना हो जाएगा 16/2, आई नोट 16/2, बात होगी वो 16/2 इंटू ये 1/2 का स्क्वायर 16/8 यानी कि 2। इस स्थिति में मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ गए? ये कब हुआ? जब यदि अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता दी हुई है। तो इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना, हर एक सवाल को, ठीक है। बाकी फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है स्पेशल। एंगल हमेशा आपको ऐसा लेना है जो 0 और 90 के बीच में बने। समझ गए? क्योंकि अपनी सारी क्रिया किसमें हो रही है 0 और 90 के बीच में। चलिए देखो, मस्त सवाल है, बहुत ही शानदार। मतलब कुछ थोड़ा बहुत भी आपका जो डाउट रहा होगा ना, वो इस सवाल में पूरा हो जाएगा, ठीक है, गारंटी है। कह रहा है 2 पोलराइड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पर रखे हुए हैं तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 है। भाई 90 डिग्री पर रखे हुए तो 0 होगी, ठीक है। अगर दोनों पोलराइडर आइडियल है और मस्त से ढंग से काम कर रहे हैं तो, ठीक है, हमेशा नहीं होगा ऐसा। अब यदि एक तीसरा पोलराइड उनके मध्य उनके बीच के कोण की समद्विभाजित रेखा पर रखा जाए, समद्विभाजित रेखा पर रखा जाए, तो आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता 16 हो तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करो। समझ गए? मतलब तीसरे को क्या किया जाता है, बीच में कहीं रखा जाता है। कहाँ पर? देखो समझते हैं अपन। चलो, मैंने माना पहला ये, ठीक है, दूसरा ये, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे हुए हैं। कोण क्या बन गया 90। अभी इस कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा क्या होगी? ये होगी। इस कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा ये होगी। अब इस पर एक पोलराइड और रखा हुआ है, ये पोलराइड, ठीक है। मतलब पहले तो ये 2 ही थे, अब तीसरा और रख दिया। पहले 2 थे तो अपने को निर्गत प्रकाश मिल रहा था, यानी कि इसको 1 मान लो, ये दूसरा जो बीच में रखा वो तीसरा। चलो, अरे अब यदि एक तीसरा पोलराइड, तो चलो इसको ही तीसरा मान लेते हैं क्योंकि बीच में अपने तीसरा रखा है ना, तीसरा और ये दूसरा, ठीक है। पहला और दूसरा तो पहले से थे ही थे लंबवत, अभी तीसरा बीच में और रख दिया, तीसरा बीच में और रख दिया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही अपन अध्रुवित प्रकाश आपतित करेंगे, ये कितना है 16, तो ये पूछ रहा है कि इस यहाँ वाले लास्ट में जो अंतिम कौन सा है, ये वाला, इसको बीच में रखा हुआ है, तीसरे को बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस अंतिम से कितनी मतलब तीव्रता निर्गत होगी, कितनी तीव्रता निर्गत होगी, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, बहुत मस्त सवाल है, सिंपल सा बात है। आपको क्या दिया हुआ है, आई कितना दिया हुआ है, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी दी हुई है 16, आई कितना दिया हुआ 16, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता। तो जब जैसे ही ये पहले पोलराइड पर गिरेगा तो क्या होगा, वो प्रकाश क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। प्रकाश क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। भाई पहले पे गिरेगा तो क्या होगा, ध्रुवित होगा। तो पहले पर गिरने के बाद उससे निकले ध्रुवित की तीव्रता कितनी होगी, ध्रुवित की तीव्रता आधी 8, ध्रुवित की तीव्रता 8। अब ये तीसरा जो बीच में रखा हुआ है, अब इसके और इसके बीच में ये कोण कितना बन जाएगा 45, इसके और इसके बीच में कोण 45। अब ये प्रकाश किससे गुजरेगा, इस तीसरे से गुजरेगा, तीसरा बीच में रखा हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तीसरे से गुजरेगा, तो तीसरे से गुजरने के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, तीसरे से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तीसरे से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, तो क्या होगा वो, ध्यान रखना 132 नंबर, क्योंकि मैंने इसको तीसरा बोल दिया इसलिए मेरे को तीसरा नाम देना पड़ा, ठीक है। हाँ, तो तीसरे से निर्गत प्रकाश की तीव्रता तो अपने को पता है आई बराबर, चलो मैं लिख लेता हूँ I3, ठीक है। और इससे ये I1 से जो निकला वो कितना आया 8, क्योंकि आई का 16/16 का आधा 8 हो गया। I3 तो ये क्या होगा, यहाँ क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 cos स्क्वायर थीटा यानी कि 45, cos स्क्वायर थीटा यानी कि 45 कितना होता है 1/√2,
1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 तो 8/2 कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। समझ गए। अब ये क्या, ये गुजरेगा, ये प्रकाश फिर से गुजरेगा किसी से, दूसरे से निर्गत। तो देखो इस अभी तीसरे और दूसरे के बीच में कौन कितना है 45। तो सेम वही बात, दूसरे से निर्गत, यानी कि दूसरे से निर्गत मतलब अपना निर्गत ही जो अपने को निकालना है वो। I2 बराबर कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 45, वही 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो यानी निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी 2, और मेलस का नियम कितनी बार लगेगा 2 बार लगेगा। अब देखा ना एक बात, जब प्रकाश अध्रुवित से ध्रुवित होता है तभी आधा होता है, समझ गए। उसके बाद तो जो पहला जो होता है ना पोलराइड, एक्चुअली वही एक ध्रुवक की तरह काम करता है। बाकी तो सारे क्या होते हैं विश्लेषक, कितने भी लगा दो, समझ गए। तो पहला ही क्या करेगा, जब पहले पे जो प्रकाश आपतित होगा उसी का आधा होगा। उसके बाद तो नेक्स्ट अपने को सभी में क्या लगाना है मेलस का नियम। अगर 1 लगाओ विश्लेषक तो मेलस का नियम 1 बार लगेगा, और 2 लगाए विश्लेषक तो मेलस का नियम 2 बार लगेगा। ठीक है, समझ गए, ऐसे होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ये क्लास यहीं पे अपन ख़त्म करते हैं इसको, और मोस्टली मतलब चीज़ें चलिए 1-2 न्यूमेरिकल और करवा लेता हूँ, ठीक है। बाकी क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं, वो जो जैसे कि मैंने बताया स्कैटरिंग से या फिर अपवर्तन से, वो चीज़ें पढ़ने से टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सब कुछ बता दिए, ठीक है। इतना काफ़ी है इस चैप्टर के हिसाब से, इतना काफ़ी है। जो मैंने बताया उसमें से मेलस का नियम या बुस्टर का नियम में से एक सवाल आ जाएगा, और मोस्टली न्यूमेरिकल ही आएगा, और थ्योरेटिकल भी पूछे तो मैंने बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ऐसा कोई अपवर्तन से या फिर प्रकीर्णन से कुछ ऐसा कुछ मतलब सवाल बनता नहीं है, ठीक है। वैसे उस अपवर्तन में क्या होता है कि भाई 2 जो सतह है, जो अपवर्तन होता है वो ऊपर और नीचे की सतह समांतर हो तो क्या होता है अपवर्तित प्रकाश भी पूर्ण ध्रुवित हो जाता है। बस ये एक सिंपल सी लाइन है, ठीक है। बाकी उसमें कुछ है नहीं इतना। चलिए, तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर होगी। फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहना, और 1-आध न्यूमेरिकल मैं चलो और करवा देता हूँ। 1-2 न्यूमेरिकल अच्छे हैं, चलिए उसको करते हैं अपन। 2 मस्त सवाल है। यदि कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान 57.5 डिग्री हो तो आपतित व अपवर्तित प्रकाश के मध्य कोण ज्ञात करो। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है अभिलम। ये क्या होता है अभिलम। तो ये दिया हुआ कांच के लिए ध्रुवण कोण का मान कितना है 57.5, यानी कि ये जो IB होता है, ठीक है, ये IB होता है। तो ये तो होती है आपतित, ये होती है परावर्तित, और ये भी कितनी होती है IB होती है, और ये होती है अपवर्तित। इसका एंगल कितना होता है R। तो ये तो अपने को पहले से पता है कि भाई ये भी IB कोण से आपतित होगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा 90। ये 90 मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा IB + R = 90। ये अपने को पहले से पता है IB + R = 90, ये अपने कल पढ़ा था, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि आपतित और अपवर्तित के बीच का कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपतित और अपवर्तित के बीच का ये कोण पूछ रहा है। तो देखो आपतित और अपवर्तित के बीच का कोण क्या होगा, ये पूरा आपतित और अपवर्तित के बीच का कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 × IB, क्योंकि भाई ये IB है तो ये भी IB होगा, क्योंकि परावर्तित में जो ये कोण है तो ये कोण भी सेम होता है 2 × IB। उसके बाद देखो 2 × IB + R, 2 × IB प्लस, सॉरी क्या लिखोगे, एक मिनट इसको कैसे लिख सकते हो, एक मिनट, जस्ट 2 × IB + 90 लिखोगे, R नहीं लिख के ये निकालना है ना, ये पूरा निकालना है ना। तो पूरा ये IB एक कोण, दूसरा कोण, और ये 90, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 बार IB आ जाएगा और 1 बार 90। 2 × IB + 90, 2 × IB कितना 57.5 + 90, 57.5 × 2 कितना हो जाएगा, देख दो 100, और ये हो जाएगा 14 और 15, ठीक है। तो 115 + 90 यानी कि 205 डिग्री। तो आपतित और अपवर्तित के बीच कोण कितना हुआ 205 डिग्री। ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए एक सवाल ये भी बहुत मस्त है। यदि किसी पदार्थ के लिए बूस्टर कोण 60 डिग्री है तो पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात करो। बूस्टर कोण 60 डिग्री दिया हुआ तो म्यू निकाल सकते हो,
ठीक है। देखो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बताने से पहले, क्योंकि मैंने बूस्टर कोण क्यों दिया और इसका प्रकाश के वेग के साथ क्या संबंध है। तो आपको पता है म्यू जो अपवर्तनांक होता है ना, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है कि भाई निर्वात में प्रकाश का वेग c अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग। समझ गए? निर्वात में प्रकाश का वेग अपॉन माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं कि अपने c तो पता होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपको म्यू देगा तो आप v निकाल सकते हो कि उस दिए गए माध्यम का अगर अपवर्तनांक आपको पता है तो वेग निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब ये अपवर्तनांक यहाँ से निकालोगे कैसे? म्यू बराबर कितना होता है? म्यू बराबर 1060, म्यू बराबर 1060 और 1060 कितना होता है? √3। तो म्यू बराबर आ जाएगा √3। अब देखो म्यू √3 हो गया, तो यहाँ से देखो v बराबर क्या हो जाएगा? c अपन म्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। म्यू कितना? √3, ये हो जाएगा √3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? ये हो जाएगा वेग। किसमें? उस माध्यम में। किसमें? उस माध्यम में। यदि किसी पदार्थ के लिए बूस्टर कोण 60 डिग्री है तो पदार्थ में प्रकाश का वेग ज्ञात करो, यानी पदार्थ में प्रकाश का वेग कितना होगा? √3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। समझ गए? तो ये खत्म होगी चीज़ें। बस एक सवाल जो मैंने बताया है ना, इनसे कुछ भी बाहर नहीं है। ये सवाल आपने कर लिया तो इससे कुछ भी बाहर नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपने पढ़ रखा तो बात हो रहा है, बाकी ये सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे व्यतिकरण, या फिर देखते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह, वो देखते हैं किस हिसाब से, ठीक है। डिपेंड ऑन माई मूड। चलिए, तो इन सवालों की प्रैक्टिस तो मैंने पहले ही करवा लिया, तो शायद आप तो कोई प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो किया हुआ है उनको अच्छे से समझ लो, बाकी 2 नंबर पक्के हैं। थैंक यू सो मच।